सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध हिपैटोगैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर बी के अग्रवाल। दूसरी ओर हमारे साथ हैं डॉक्टर अनंत कुमार सिंह। वह कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल फिजिशियन हैं। इसी के साथ ये सेशन मैं डॉक्टर बी के अग्रवाल और डॉक्टर अनंत कुमार सिंह को सौंपता हूँ। धन्यवाद। और आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे परेशानी पर, प्रॉब्लम पे, जिस पर ज़्यादा ध्यान अभी तक नहीं दिया जाता था, और अब अगर आज के संदर्भ में कहें तो कम से कम हर 5 में से एक व्यक्ति को ये तकलीफ है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे ये विकसित देशों में तो और ज़्यादा ही है, अपने देश में भी यह बढ़ता जा रहा है, जिसको कहते हैं हम लोग फैटी लीवर। ज़्यादातर रोगी हम लोग के पास आते हैं, हम लोग समझते हैं पहले कि लीवर पर ध्यान बहुत पहले से दिया जा रहा था। अगर आप 50-60 साल पहले के जो शायरी वगैरह सुने हैं तो उसमें जिगर पर ज़्यादा जोर था, दिल पर नहीं था। और इसलिए हम जिगर को, जिसको लीवर कहते हैं, उस पर हम लोग ध्यान देना चाहिए। और फैटी लीवर एक ऐसी समस्या है जिसमें लीवर में फैट जमा हो जाने के कारण लीवर धीरे धीरे करके खराब होता रहता है, और एक समय आता है जब लीवर में काफी तकलीफ बढ़ जाती है। इसलिए इसको एक तरीके से साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसी बात को चर्चा करने के लिए हम लोग, हमारे साथ हैं डॉक्टर अनंत कुमार सिंह, हमारे सहयोगी हैं और दशकों से मेरे साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग इस तरह के रोगियों को रोज देखते हैं। तो हम डॉक्टर अनंत से पूछना चाहेंगे कि ये फैटी लिवर क्या है, आखिर क्यों हम लोग फैटी लिवर के लिए इतना परेशान है। धन्यवाद सर। फैटी लिवर आज एक तरह से एक पैंडेमिक्स के तरह उभर रहा है। जैसे जैसे हम लिवर की अनडिजीज, वायरल डिजीज आदि पर काबू पा रहे हैं और लाइफस्टाइल के प्रति लोग बेपरवाह हो रहे हैं, आराम तलबी लाइफस्टाइल हो गया है, एक्सरसाइज के प्रति लोगों का रुझान घटा है, इन सब कारणों से लिवर में चर्बी बढ़ना आम बात हो गई है। एक स्टडी के अनुसार हिंदुस्तान में 10 से 30% डिफरेंट लिटरेचर्स में फैटी लिवर का इंसिडेंस पाया गया है। ये इतना ज्यादा वेरिएशन इसलिए है क्योंकि स्पेसिफिक पेशेंट ग्रुप में देखा गया है, मोटे लोग हों, ऐसे हों। तो फैटी लिवर एक धीरे धीरे बहुत ज्यादा हो रहा है, और ये अगर सही से समय से इसका मतलब निराकरण नहीं किया गया तो आगे चल के सिरोसिस और उसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में आता है। इसलिए ये ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो अगर हमारे पास ज्यादातर रोगी आते हैं, वो एक अपना अल्ट्रासाउंड लेकर के आएंगे। एक्चुअली अल्ट्रासाउंड भी अब खूब होने लगा है, और लोग अच्छे अच्छे तरीके से काफी पढ़ करके और अच्छी ट्रेनिंग लेकर के अल्ट्रासाउंड करने लगे हैं, और नए नए प्रोब्स भी आए हैं, जिस कारण से फैटी लिवर अब ज्यादा आसानी से पकड़ा जा सक रहा है अल्ट्रासाउंड में। या कभी मान लीजिए किसी को कोई ऑपरेशन कराना है या कोई तकलीफ है, उसने ब्लड का टेस्ट कराया जिसमें लिवर की जांच कराई गई, तो पता लगा कुछ लिवर फंक्शन में गड़बड़ी है। तो आखिर ये फैटी लिवर के लक्षण क्या है, कैसे हम लोग समझें कि इस इंसान को फैटी लिवर है। ज्यादातर फैटी लिवर में कोई सिम्टम नहीं होता है। प्रायः लोग किसी कारण से अल्ट्रासाउंड हुआ या ब्लड टेस्ट में लिवर एंजाइम से CPTOT बढ़ा आया तो लोग इसको नोटिस में लाते हैं। लेकिन कुछ सिम्टम भेग जैसे होते हैं, जैसे थकान फील होना, कभी कभी दाहिने तरफ अपर एब्डोमेन में हल्का डिस्कम्फर्ट फील होना, जल्दी थक जाना, मन न लगना, बहुत नॉन स्पेसिफिक जैसा सिम्टम होता है। ज्यादातर रोगी जो हमारे पास आते हैं उनके पास किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड हुआ जिसमें फैटी लिवर आ गया, लिवर फंक्शन टेस्ट हुआ, SCPTOT बढ़ा हुआ आ गया। इन्हीं दो प्रकार से वो पिकअप होते हैं। या घर में किसी और कारण से अगर सब लोग स्क्रीनिंग कराए, रूटीन टेस्ट आजकल बहुत सारा होने लगे हैं, मास्टर चेकअप टाइप का चीज बहुत सा होता है, इसी तरह से लोग पिकअप होते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए पेशेंट आपके पास आया और आपने अल्ट्रासाउंड में उसने बताया कि फैटी लिवर है, उसे भी कई जगह लिखा रहता है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। क्या ऐसा कुछ खास समाज में पॉपुलेशन है, या जो लोग हैं, जैसे कि डायबिटीज किसी को है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट डिजीज है, या कोई आदमी बहुत मोटा है, तो कुछ खास तरह के लोगों में ये फैटी लिवर क्या ज्यादा पाया जाता है? फैटी लिवर का जैसे अगर हम फैटी लिवर को क्लासिफाई करें तो एक तो अल्कोहलिक ग्रुप्स हो गए जिसमें हम लोग अल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं। दूसरा जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है वो ओबेज लोगों में, डायबिटिक लोगों में पाया जाता है, या कभी कभी कुछ ड्रग्स लेने पे भी मिलता है।
तीसरा ग्रुप है जो प्रेगनेंसी में फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी, ऐसा भी मिलता है। यहाँ हम लोग मेनली चर्चा कर रहे हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ज्यादातर टाइप 2 डायबिटिक्स या ओबेज लोगों जो ओवरवेट हैं, जिनको आप कहें मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जैसे थोड़ा ओवरवेट हुए, एब्डोमिनल गर्थ ज्यादा है, दूसरा माइल्डली हाइपरटेंसिव हैं, तीसरा उनका ब्लड शुगर बढ़ा हो, नॉन डायबिटिक हो या प्री डायबिटिक हो, जिसको हम लोग इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज बोलते हैं, फास्टिंग शुगर 110 से 126 के बीच वाले। अल्कोहलिक्स में, डायबिटिक्स में, ओवरवेट लोगों में, जो माइल्ड हाइपरटेंसिव हैं, जो प्री डायबिटिक्स हैं, इन लोगों में फैटी लिवर ज्यादा मिलता है। दूसरा की जो ग्रेडिंग है अल्ट्रासाउंड में, वो हमेशा डिजीज प्रोग्रेशन को मिमिक नहीं करता। बहुत बार पेशेंट परेशान हो जाते हैं, ये ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है, बट वो फैट लोड ऑन अल्ट्रासाउंड बताता है, उससे डिजीज प्रोग्रेशन और डिजीज सिविरिटी का बहुत लेना देना नहीं है। अच्छा, क्या ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग दुबले पतले हैं उनको भी फैटी लिवर हो सकता है? यस सर, अभी कुछ दिनों से इस पे भी चर्चा है कि जिसको हम लोग लीन नैश बोलते हैं, दुबले पतले लोगों में फैटी लिवर डिजीज। इनमें ज्यादातर लोग वैसे होते हैं जो पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटिक हैं या जिनका डाइट पैटर्न में अत्यधिक शुगर कंजम्पशन, आजकल लोग एडेड शुगर वाले फ्रूट जूस बहुत पीते हैं, जंक्स फूड बहुत खाते हैं, ऐसे लोगों में लीन नैश, दुबले पतले होने के बावजूद भी फैटी लिवर मिलता है। तथा कुछ मेटाबॉलिक कारण अलग से, अगर कोई कंजेनाइटल डिजीज हो, बच्चों में जरूर स्क्रीनिंग करना चाहिए मेटाबॉलिक डिजीज के लिए कि उनका फैटी लिवर में कोई मेटाबॉलिक डिजीज, हेरिडिटरी मेटाबॉलिक डिजीज जैसे विल्सन है, आपको ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, इस सब तरह का कुछ पैटर्न है कि नहीं, ये लेकिन बच्चों में। तो फैटी लिवर के रोगियों में अगर एक बार हमने देख लिया कि अल्ट्रासाउंड में या कुछ लिवर फंक्शन की रिपोर्ट में कि फैटी लिवर है, तो हम लोग उसके आगे और कई तरह के फैटी लिवर हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अल्कोहल में आपने बताया फैटी लिवर हो सकता है, जिसको हम लोग अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिवर में फैट है लेकिन कोई तकलीफ नहीं है और ना ही कोई लिवर फंक्शन में गड़बड़ी है, तो इन लोगों को कैसे हम लोग मैनेज करते हैं? जैसे फैटी लिवर डिजीज का अगर हम नेचुरल कोर्स देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है अल्ट्रासाउंड में पिकअप होना, लिवर में फैट होना। अगर सिर्फ फैट है तो हम लोग NAFLD, अगर अल्कोहलिक हिस्ट्री नहीं है तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। अगर इंजाइम्स बढ़ गए तो फिर वो नैश हो जाता है, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, इंजाइम्स बढ़ गए तो। इसके बाद इसमें फाइब्रोटिक पैटर्न है कि नहीं, ये सब देखने के लिए हम लोग फाइब्रोस्कैन, RFI आदि जो टेस्ट है, स्टिफनेस देखने के लिए हम लोग करते हैं। और इसमें ये देखा जाता है कि ये पैटर्न कितना प्रोग्रेसिव है, कितना आगे चल के ये सीरोटिक कितना जल्दी कर सकता है पेशेंट को, और उतना एग्रेसिव मेजर लिया जाए, उतना उसको वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, अदर मेजर के लिए उसको मोटिवेट किया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फैटी लिवर है, अगर एंजाइम्स बढ़ गया तो फिर स्टीटोहेपेटाइटिस, नैश हो गया, और साथ में हम लोग वायरल स्क्रीनिंग करते हैं कि हाँ BC इस सब का इन्फेक्शन नहीं है। तो एक सिंपल वर्किंग फार्मूला है, अगर अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आता है, SGPTOT बढ़ा आता है, लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड रेज मिल सकता है, और BC, हेपेटाइटिस BC का स्क्रीनिंग नेगेटिव है, तो पेशेंट को नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस है। तो अगर ऐसा कोई रोगी मिला जिसको कि फैटी लिवर है और उसको उसका ब्लड रिपोर्ट में गड़बड़ी है, तो ऐसा देखा गया है कि हम लोगों को कि कभी कभी मरीजों को जो हम लोग देखते हैं कि सिरोसिस या लिवर ट्यूमर लेकर के रोगी आता है और उसका जो है जांच कराई, सब तरह के जांच, कुछ नहीं मिलता, तो पूरी उम्मीद यह है कि उसको फैटी लिवर पहले था जो कि अनडायग्नोज था, अनअटेंडेड था, और धीरे धीरे करके जो फैट है वो लिवर को सुखाता रहा, और बाद में जो लिवर जब सूख गया, सिरोसिस हो गया, तब रोगी डॉक्टर के पास आया, या तो उसको मुंह से ब्लीडिंग हो गया पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण, या उसको बेहोशी होने लगा एंसेफेलोपैथी के कारण, या वो एकदम दुबला पतला होने लगा, उसका शरीर में मसल मास कम हो गया। तो अगर ऐसा है तो कभी ऐसा भी करना चाहिए हम लोग को, जैसे मान लीजिए डायबिटीज का पेशेंट है या मोटा पेशेंट है, वो कुछ और चीज ले आया है, उसको भी हम लोग स्क्रीन करके देखना चाहिए कि नहीं कि फैटी लिवर तो नहीं, साथ में इसको लिवर फंक्शन गड़बड़ तो नहीं है। अगर हम ATP3 गाइडलाइंस देखें तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आता है एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस ज्यादा होना, एब्डोमिनल वेट
फैट ज्यादा होना, हाइपरटेंशन में भी खाली सिस्टोलिक पर भी हो सकता है, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज होना, हल्का ट्राइग्लिसराइड बढ़ना। तो इस तरह के लोग आज इंडिया में बहुतायत हैं और उन सबको अगर स्क्रीन किया जाए तो फैटी लिवर आएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी डायबिटिक या हाई रिस्क ग्रुप है उनको अल्ट्रासाउंड जरूर करना चाहिए ताकि एक फैटी लिवर को पिकअप किया जाए और उसके लिए पेशेंट को मोटिवेट किया जाए। दूसरा कि जैसा आपने सर बताया कि सिरोटिक्स होके लोग आते हैं, तो अगर हम पास्ट में देखें तो 10% सिरोटिक पेशेंट्स में हम लोग को एटियोलॉजी नहीं पता चलता था, नहीं पता लगता। शायद ये 10% उससे सिरोसिस का प्रोग्रेशन हुआ हो जो अब हम लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे हालत में जब हमको पता लग गया कि फैटी लिवर है तो हम लोग उस इंसान को कैसे, कुछ कहिए, कोई जरूरी है कि ये केवल पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है, लेडीज में कम पाया जाता है, कि सब में एक तरीके से होता है? मेल प्रीडोमिनेंस होता है बट ऐसा नहीं है, मतलब आप अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो दोनों में यूनिफॉर्म है। एज पर लिटरेचर थोड़ा मेल प्रीडोमिनेंस है क्योंकि डायबिटिक्स भी ज्यादा मेल होते हैं। तो पहले के इंडियन कल्चर में लेडीज का वर्कलोड बहुत था, फिजिकल वर्क बहुत था। जब से मशीनीकरण हुआ है, मिक्सी आया है किचन में या बहुत सा चीज घर में आ गए हैं, तो लेडीज का वर्क भी घट गया और उनमें भी फैटी लिवर, ओबेसिटी का चांसेस बढ़ गया है। जबकि पहले मेल्स में ज्यादा था, मेल ज्यादा आराम तौलबी होते थे इफ्लुएंट क्लास के और हर क्लास में लेडीज वर्क करती थी, तो मोटापा उन लोगों में कम था, फैट रिलेटेड डिजीज कम था। बट अब ऐसा नहीं है, अब करीब करीब फ्रीक्वेंसी सेम ही जैसा है, लगभग दोनों जैसा है, क्योंकि दोनों का सेडेंटरी हैबिट हो गया है। और जिस तरीके से अभी 2 साल से लगभग बंदी चल रहा है, जो लॉकडाउन है, उसमें जो खाना घर में पड़े रहना, बाहर निकलना मुश्किल है, इस कारण से लोगों का देखा जाता है कि वेट बढ़ गया और पेट उनका निकल गया। इसको कहते हैं हम लोग बेली और हिप रेशियो, कि मान लीजिए पेट ज्यादा निकला हुआ है, कमर कम है, मतलब कि वो लोग ज्यादा सेंट्रल ओबेसिटी इसको कहते हैं। तो ऐसे हालत में जब हम लोग देख रहे हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो मान लीजिए 20-25% लोगों को है, लेकिन अगर विदेशों में देखें, पाश्चात्य देशों में जहाँ जो लोग समृद्ध हैं और संपन्न है, वहां पर इसकी परसेंटेज और ज्यादा है। वहाँ और ज्यादातर अब ऐसा पाया जा रहा है कि फैटी लिवर से रिलेटेड जो लोग सिरोसिस या हेपेटोमा हो जाता है, उनमें लिवर ट्रांसप्लांट का भी नंबर खूब बढ़ता जा रहा है, उन लोगों का ट्रांसप्लांट भी काफी होने लगा है। तो अब इस हालत में हम जानना चाहते हैं कि अगर फैटी लिवर पता लगा और ज्यादा तकलीफ भी नहीं है, तो हम लोग उनको कैसे सलाह दें कि क्या करना चाहिए? फैटी लिवर डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी हैबिट सुधारना। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे डिस्लिपिडीमिया का कोई डिजीज हो या डायबिटिक हो, तो उसको कंट्रोल रखना, ये बेसिकली। जैसे मेडिसिन का कोर चीज होता है ट्रीट द कॉज, तो ट्रीट द कॉज में ये मेन चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट है वेट कंट्रोल रखना। एक वर्किंग फार्मूला हम लोग बता सकते हैं कि अगर आपका हाइट हम सेंटीमीटर में लें और उसमें से हम 100 घटा दें, तो आइडियली उतना अपर लिमिट ऑफ वेट आपका होना चाहिए। जैसे कोई आदमी 150 सेंटीमीटर का है हाइट में और 100 घटा दीजिए तो उसका वेट 50 केजी के रेंज में होना चाहिए। ये एक वर्किंग, अदरवाइज बीएमआई है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, बीएमआई बेस्ट है। बट ये फार्मूला है, हाँ, गूगल पर अवेलेबल है, सब लोग कर सकते हैं। तो एक ये है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज को रेगुलर एक्टिविटी बनाना। पहले हम लोग बहुत सा काम बाय डिफॉल्ट करते थे, पैदल चलना, साइकिल चलना, वो सब खत्म हो गया है। इसलिए हम अपने रूटीन में 30 मिनट्स एटलीस्ट 1 आवर हो तो बहुत अच्छा, एक एक्सरसाइज का रेगुलर हैबिट डालें। सेकंड, डाइट पर ध्यान दें। जैसे योगा में कहा गया है कि पूरा पेट नहीं खाना चाहिए, 2-4 कौर कम खाइए, तो थोड़ा सा मॉडरेट डाइट ले। नाइट में कभी भी हैवी डाइट मत ले, क्योंकि HMG कोएंजाइम में रिजेक्टेज जो एंजाइम है उसका एक्टिविटी रात को ज्यादा होता है, माने फैट ज्यादा एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि खाना खाने के बाद आप सो जाते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, डाइटरी मॉडिफिकेशन, मीठा चीज कम खाएं, कार्बोहाइड्रेट रिच कम खाएं, जंक फूड कम खाएं या अवॉइड करें। अल्कोहल तो बिल्कुल, अल्कोहलिक चूंकि अलग ही टॉपिक है इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करता हूं, अपने आप में एक टॉपिक है। और आजकल शुगर एडेड ड्रिंक्स, जितना भी बाजार में आपको जूस मिलता है सब शुगर एडेड है और प्रिजर्वेटिव एडेड है, ये सब बहुत ज्यादा डैमेज करता है। इस सब चीज को अवॉइड करें। तो ये मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है।
एक तरह का शुगर बढ़ जाता है, फ्रक्टोज बढ़ जाता है, इससे इन लोगों का ट्राइग्लिसराइड काफी बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ज्यादातर लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हम जो है 1 गिलास 2 गिलास ये रस पी लिया, आम रस पी लिया या गन्ने का रस पी लिया, ये पी लिया, उस चक्रों में ज्यादा कैलोरी चला जाता है अंदर। ज्यादा कैलोरी चला जाता है। जो हम लोग अगर लिपिड प्रोफाइल देखें तो उसमें दो बैड फैट में दो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है ट्राइग्लिसराइड और एक है एलडीएल। एलडीएल एथेरोस्क्लेरोसिस करता है, इसलिए हमारे कार्डियोलॉजिस्ट कलीग उसके प्रति ज्यादा कंसर्न होते हैं। और फैटी लिवर और पेनकेटाइटिस, इसमें ट्राइग्लिसराइड का रोल है, इसलिए ट्राइग्लिसराइड हम लोग के फील्ड में ज्यादा किलर है। तो ये दो फैट है और सब कुछ को कंट्रोल किया जा सकता है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, हाई कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करें, डायबिटीज को कंट्रोल रखें, तो ये सब को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ खास तरह का खाना ऐसा खाया जाए जिसके कारण जो है हमको ज्यादा फायदा हो, ऐसा कुछ है? ऐसे डाइट में लोग बहुत तरह का कीटो डाइट या डिफरेंट वेट रिड्यूसिंग डाइट डाइटिशियन लोग प्लान करते हैं, बट इंपॉर्टेंट है कि हर सोसाइटी, हर रेसेस का अपना कुछ फूड पैटर्न होता है, तो उसको बहुत चेंज करना तो मुश्किल होता है। बट फिर भी उसमें ये ध्यान रखना है कि हम ज्यादा मीठा चीज अवॉइड करें, ये पहला होना चाहिए। अगर आप बहुत वर्किंग हैवी वर्क नहीं करते हैं तो चर्बीदार चीज को भी मिनिमाइज करें, चर्बीदार चीज कम लें। नॉन वेज में रेड मीट वगैरह थोड़ा सा ज्यादा परेशान करता है, तो ये सब ध्यान रखने का चीज है। मेनली बैलेंस डाइट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट अवॉइड करना है और एक्टिविटी बढ़ाना है। जो जलाएगा वो खाएगा, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना फूड ले सकता है। हाँ, क्योंकि अगर जैसे कि मान लीजिए कोई साउथ वाले लोग हैं, अगर साउथ के लोगों को देखा जाए तो उनका जो स्टेपल डाइट व्हीट रिलेटेड है, और लेकिन उनमें ज्यादा जो है मोटापा नहीं होता, लेकिन फैटी लिवर वहाँ होता है खूब। और अपने तरफ जो है वो डायबिटिक्स भी ज्यादा है वहाँ। हाँ, डायबिटिक्स जो है ज्यादा है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे डायबिटीज, और जिनको डायबिटीज है उनको जरूर हमको समय समय पर उनका चेकअप करना चाहिए कि फैट तो नहीं बढ़ रहा लीवर में। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि एक्सरसाइज जो आपने बताया, एक्सरसाइज में कुछ लोग कहते हैं कि हम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रोज घूमते हैं, 2 घंटा 3 घंटा उसमें लगाते हैं, क्या उससे फायदा होता है या कोई खास तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए? बेसिकली सबसे अच्छा जॉगिंग, जिसको हम ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं, उसको बहुत अच्छा एक्सरसाइज रेट किया गया है। मेन है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो सीधे आपका शुगर जलता है, ग्लूकोज इज स्टेबल थिंग्स देयर। और अगर आप माइल्ड जैसे जॉगिंग जैसा एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे कंडीशन में आपको ट्राइग्लिसराइड भी सीधे एज ए फ्यूल काम करता है। तो जॉगिंग करना जिसमें थोड़ा स्वेटिंग हो, इस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए। बहुत लैक्स एक्सरसाइज, जस्ट एक इतना किलोमीटर आराम से टहलते हुए जिसमें स्वेटिंग भी नहीं हुआ, हम थके भी नहीं, तो वो बहुत यूजफुल नहीं होता है। अच्छा, ये अब काफी लोग सवाल पूछते हैं हम लोग को कि हम लोग को तेल या घी कौन सा चीज खाना चाहिए और कौन सा ज्यादा खाना चाहिए या कम खाना चाहिए, तो इसमें कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज है कि ये वाला तेल नहीं खाएं या घी नहीं खाएं, ऐसा कुछ बात है? सर ऐसा है कि तेल घी में बहुत सा डिफरेंस नहीं है, डिपेंड करता है कि बहुत सा स्टडी, इसमें सबसे ज्यादा स्टडी किए हैं डॉक्टर मनचंदा जो एम्स के हेड भी थे, उन्होंने बहुत सा स्टडी पब्लिश किया, और वो फाइनली मस्टर्ड ऑयल, जो क्रूड मस्टर्ड ऑयल है, उसको बोले कि सबसे ठीक है, क्योंकि रिफाइनिंग के प्रक्रिया में तेल ज्यादा और टॉक्सिक हो जाता है, बहुत चीज उसमें ज्यादा होता है। इनफैक्ट आप जो होटल्स के फूड होते हैं उसमें रिपीटेड फ्राइंग में जो तेल यूज होता है उसके कारण लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो हाइड्रोकार्बन्स का कंटेंट बढ़ जाता है, इनफैक्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कंटेंट बढ़ जाता है, तो ये ठीक नहीं है। तो बहुत सा चीज तो बाजार की बातें हैं, लेकिन जो कॉमन मस्टर्ड ऑयल है, दूसरा हमको एक और चीज देखना होगा, बहुत सा स्टडी वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ है, जो वेस्टर्न कंट्रीज में फ्राई नहीं किया जाता, तेल स्प्रिंकल किया जाता है। ऑलिव ऑयल ही हम लोग स्प्रिंकल करके खाते हैं, उसमें फ्राई करके वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं खाते, हमारे यहाँ फ्राई होता है। तो दोनों का फूड बनाने के पैटर्न में डिफरेंस है, और इस डिफरेंस के कारण उस स्टडी को यहाँ पर लागू करना सही नहीं है। तो बेटर है कि जो कॉमन तेल घी हम लोग घर में घरेलू यूज करते हैं उसको करें। इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सरसाइज करें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ज्यादा तला घी सब भी किसी भी चीज में सही नहीं है, तो एक्सरसाइज को ला दे और भोजन में ज्यादा वसा का अनुपात नहीं रखें तो अच्छा है। ऐसा हमने भी कभी देखा था कि लोगों को सुना कि हर तरीके का फैट, दिन में ऐसा नहीं कि हाँ एक ही फैट बराबर खाएं, सब तरीके का थोड़ा थोड़ा, कभी कभी कुछ खाया, कभी कुछ खाया, कभी आपके रिफाइंड ऑयल खाया, कभी ऑलिव ऑयल लिया, कभी देसी घी लिया, ये सब ज्यादा सब मिक्स करके करना चाहिए, जिससे कि आपको हर तरीके का बैलेंस रहे। कोई एकदम एक ही फैट या एक ही तरह का जो है तेल
सबसे अच्छा है, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, क्यों? सब तरह का तेल, असल बात क्या है कि जो नेचुरल ऑयल है वो करीब करीब सब तरह में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जितना ज्यादा होगा वो अच्छा माना जाता है। और आप उसको रिपीटेड फ्राइंग करेंगे तो पॉली अनसैचुरेशन हट के वो सैचुरेटेड होता चला जाता है, और सैचुरेटेड ऑयल ज्यादा खराब होता है, नुकसानदायक होता है। तो ये है कि आप हर तरह का चीज लें, लेकिन एक्सरसाइज, एक्टिविटी और ज्यादा वसा न ले, ये ध्यान रखें। अच्छा, इस तरह के पेशेंट्स को जिनको हम लोग हेपेटाइटिस मतलब फैटी लिवर है और साथ में लिवर फंक्शन में गड़बड़ी है, तो इन लोगों के लिए क्या कुछ खास दवाएं भी आई हैं, या केवल हम लोग एक्सरसाइज और डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही काम चल जाएगा? दवाएं तो बहुत हैं, लेकिन जैसे विटामिन ई है, मेटफॉर्मिन है, पायोग्लिटाजोन है, या लिपिड लोअरिंग ड्रग्स में बहुत सा ड्रग्स है। तो डिपेंड करता है कि क्या उनको, अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई है तो ऐसे केस में हम लोग लिपिड लोअरिंग ड्रग्स दे सकते हैं। इंसुलिन सेंसिटाइजर्स, मेटफॉर्मिन वगैरह हम लोग देते हैं। जो लोग ज्यादा ओबीज हैं वो थोड़ा एज ए एनोरेक्टिक एजेंट भी काम करता है। विटामिन ई पर बहुत सा स्टडीज हुआ है, वो भी हम लोग यूज करते हैं। लेकिन टू बी फ्रैंक, दवाएं बहुत कारगर यहाँ नहीं है। 10 से 20% रोल हो गया तो बहुत हो गया। ज्यादातर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, ये सबसे ज्यादा काम करता है। और एक्सरसाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दवाएं एक लिमिट तक। दूसरा कि इसमें ये देखना जरूरी है कि लीवर कितना स्टिफ हो रहा है, इसका सीरियल देखना, पेशेंट को काउंसलिंग करना कि ये ही मेन इफेक्ट है, ये सब ज्यादा मायने रखता है। हाँ, लेकिन एक बार अगर मान लीजिए किसी को फैटी लिवर हो गया तो क्या उसको जीवन भर के लिए ही परहेज रखना पड़ेगा इम्पोर्टेंट, या कि कुछ समय बाद ये ठीक हो जाता है? ऐसा देखा गया है कि एक्सरसाइज, एक्टिविटी सब करने से, कुछ सपोर्टिव ड्रग देने से टाइम से ठीक तो जरूर हो जाता है, लेकिन जहां वो रिलैक्स हुए, इसको छोड़े, डाइट में लिबरल हुए, पुनः हो जाता है। तो जिन लोगों को फैटी लिवर है और वो लोग अगर मेथड करें, बहुत बार पेशेंट खुद आते हैं कि हाँ हम अभी वेट घटाए हैं सर, हम अच्छा फील कर रहे हैं, रिजल्ट भी अच्छा रहा है, एंजाइम्स भी नॉर्मल हो गए। और तो हम लोग यही बोलते हैं कि आप इसको कंटिन्यू रखें, वेट ना बढ़ने दें, डाइट को ऑप्टिमम पे रखें तो ठीक रहेगा। फिर देखा जाता है कुछ दिन के बाद वो भूल जाते हैं, फिर रिकरेंस लेके आते हैं। तो अगर आप फैटी लिवर के कैटेगरी में हैं तो ये तो आपका बिहेवियर चेंज करना है, डाइटरी मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज, तो इस पे पूरा ध्यान दें, अदरवाइज वो रिकर करेगा। एक्सरसाइज करते थोड़ा सा जोश में करते हैं, खूब करने लगेंगे एक्सरसाइज, या एकदम उबला उबला खाएंगे और क्रैश डाइटिंग हो जाने के कारण जो एकदम वेट लॉस फास्ट हो जाता है, उस हालत में भी उन लोगों को तकलीफ होने लगती है, और ऐसे में भी लिखा जाता है कि अल्ट्रासाउंड में गड़बड़ी आ गई। तो ऐसे डाइटिंग न करें, ग्रेजुअल करके करें। सडन वेट लॉस भी फैटी लिवर का एक कारण होता है, और कोशिश रखना है कि एक ईयर में 10% से ज्यादा वेट लॉस नहीं हो, ग्रेजुअली आप वेट लॉस करें। दूसरा कि अगर आप रेगुलर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बहुत एक्सरसाइज या सडन करिएगा तो फिर एक एज के बाद जरूर कार्डियोलॉजिकल इवैल्यूएशन करा लें, नहीं तो सडन एक्सरसाइज बढ़ाने से कार्डियक इवेंट्स हो सकते हैं। दूसरा कि ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है, मेटाबॉलिक डिजीज है, तो इस पे बिहेवियर से डाइट पर रिस्ट्रिक्ट करना जरूर है। जैसे हम लोग साइकेट्रिक डिजीज में जानते हैं बुलिमिया नर्वोसा, उसमें मरीज खूब खा लेता है, कुछ दिन फास्टिंग किया और फिर खूब खा लिया, वो कुछ पैटर्न यहाँ भी होता है। कुछ दिन बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट डाइट ले लेंगे, बॉयल ले लेंगे, नहीं खाएंगे, और फिर जब पार्टी आया उस दिन सबको बराबर कर दिए। तो इस तरह से करने से बहुत बेनिफिट नहीं है, इस पर आपको स्टिक करना पड़ेगा। क्योंकि कितने ऐसे लोग आते हैं हमारे यहाँ कि साहब हमने 6 महीने से एक्सरसाइज किया और 5 किलो वजन घट गया, एक शादी था, बच्चे की शादी में गए, सोचे बहुत दिन किया, एक दिन आज खा लेते हैं, और खा लिया, अगले दिन आए, बाप रे बाप इसे कैसा हो गया। इस हालत में हम समझते हैं कि ये आपको एक हैबिट बनाना पड़ेगा कि हमको एक कंट्रोल्ड खाना खाना है और उस हिसाब से कंट्रोल एक्सरसाइज करना है, क्योंकि लाइफस्टाइल, शरीर में तो सिस्टम अपनी जगह से काम कर रहा है, अगर हम उसको डिस्टर्ब करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इस हालत में ऐसे करना है। तो हम समझते हैं कि फैटी लिवर एक समस्या तो है जरूर, लेकिन अगर उसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए, अच्छे तरीके से वर्कअप किया जाए, तो उसका लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो कि बहुत सीरियस है। आप बता सकते हैं कि क्या क्या नॉर्मली एकदम फैटी लिवर अगर बढ़ गया और लिवर सिरोसिस हो गया तो तरह तरह की बातें सिरोसिस से रिलेटेड होंगी, जैसे कि आप बता देंगे कुछ क्या क्या होते हैं? हम लोग कुछ कई पेशेंट को देखे हैं जिनका फैटी लिवर प्रोग्रेस किया है सिरोसिस पे, और वो लोग हैं जो अपने डायबिटीज को कंट्रोल नहीं रख पाए,
या अपने मोटापा को नहीं घटा पाए। कभी कभी फैटी लीवर के पेशेंट का सडन वेट लॉस लेके एक कुछ दिन वो ड्रॉप आउट हो गए और सडन वेट लॉस के साथ आते हैं, और उनमें हम लोग जब इवेल्युएट करते हैं तो पता चलता है कि उनको सिरोसिस हो चुका है। हिपेटिक स्टीयोटोसिस, अगर एंजाइम बढ़ गया तो स्टीयोटोहिपेटाइटिस, और फिर आगे ये प्रोग्रेस होके अगर नहीं कंट्रोल किए तो सिरोसिस, फिर सिरोसिस का कॉम्प्लिकेशन जिसमें ट्यूमर्स है, और सिरोसिस में जो ब्लीडिंग, एसाइटिस, इंसेफेलोपैथी जो 3-4 डेथ के कारण होते हैं वो सब सीक्वेंस में हो जाता है। तो इन सब को बचाने का एक ही चीज है कि आप अर्लीस्ट उसको पिकअप करें कि हाँ हमको फैटी लीवर हुआ, और उस पे जो भी आपका मेजर लेना है, उसको डाइटरी मेजर हुआ, एक्सरसाइज हुआ, सपोर्टिंग ड्रग्स हुआ, इसके बेसिस पर उसको कंट्रोल करें। और ये लॉन्ग टर्म गोल है, ये ऐसा नहीं शॉर्ट टर्म गोल है, ऐसा नहीं। दूसरा कि फैटी लीवर का जो ग्रेडिंग अल्ट्रासाउंड में होता है वो आपके डिजीज प्रोग्रेशन को मिमिक नहीं करता, इसलिए उसके ग्रेडिंग से बहुत डरे या घबराए नहीं। हाँ, फाइब्रोस्कैन स्कोर एक इंपॉर्टेंट चीज आया है, अदरवाइज पहले तो बायोप्सी से ही असेसमेंट होता था, आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड बायोप्सी है, बट इन्वेसिव होने के लिए उसका अपना लिमिटेशन है, फ्रीक्वेंट किया नहीं जाता। अच्छा, जिसका अल्ट्रासाउंड फाइब्रोस्कैन में शो करता है कि प्री सिरोटिक है, बहुत पूरा मतलब सिरोसिस नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा फाइब्रोसिस हुआ है, उसको क्या हम लोग वापस नॉर्मल ला सकते हैं दवा से या कोई एक्सरसाइज से? एज पर लिटरेचर सिर्फ फैटी लीवर अगर है, या तो अल्कोहलिक हो या नॉन अल्कोहलिक, दोनों ही रिवर्सेबल कंडीशन है। बट अगर फाइब्रोटिक कंपोनेंट बढ़ जाते हैं तो दिक्कत है, मतलब कुछ आते हैं कुछ नहीं भी आते हैं। नए कुछ ड्रग्स, सब एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स आए हैं, इनफैक्ट की यूडीसीएम में भी ओबेटिकोलिक एसिड में कुछ कंप्लेंट क्लेम्स है कुछ स्टडीज में कि वो फाइब्रोसिस स्कोर अगर हाई है तो काम करता है, बट ये सब अभी बहुत कंक्लूसिव नहीं है। तो हाँ, बहुत कंक्लूसिव नहीं है, इसलिए सब पहला लाइन में पेशेंट्स को पहले ही फैटी लीवर को बोलते हैं कि भाई फैटी लीवर एक ओबेसिटी का काउंटर पार्ट है, उसका कॉन्फाउंडिंग फैक्टर है, और उसको अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको मेहनत करना होगा, न कि ड्रग मेहनत करेगा, और ड्रग से आप उसको खाली कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो इसलिए मोटा मोटी ये कहा जा सकता है कि जिसको फैटी लीवर है और सिरोसिस नहीं हुआ है, हल्का फाइब्रोसिस हो रहा है, उसको अगर हम अच्छी तरीके से एक्सरसाइज समझाएं, एक्सरसाइज एरोबिक एक्सरसाइज करे, खाने में मॉडिफिकेशन करे, और आपका जो है वो लाइफस्टाइल ठीक करे, तो हमको लगता है काफी उनको सुधार हो सकता है, और आगे जाकर के ऐसे पेशेंट सिरोसिस और हेपेटोमा की तरफ शायद नहीं जाए बढ़े, ऐसा हो सकता है।